आयनाइजिंग ट्रेबेकुलर ट्यूमर। इन दोनों को मिला के ये थायराइड ट्यूमर विद अनडिटरमाइंड मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, एक ही बात है, अनसर्टेन मैलिग्नेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सारे लो रिस्क है, जिसमें अनसर्टेन आ गया वो लो रिस्क है। तो वेल डिफरेंशिएटेड फॉलिकुलर ऐसा लिख के आगे यूएमपी लिख देंगे तो वो लो रिस्क है, या फिर ट्रेबेकुलर है वो भी लो रिस्क है। फिर आगे मैलिग्नेंट डिफरेंशिएटेड में अपने को पता ही है एफटीसी हो जाएगा, या एक वेरिएंट ये भी है इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव तो अपन ने पढ़ लिया ये रहा, इन्वेजिव एनकैप्सुलेटेड है अगर फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पीटीसी तो वो मैलिग्नेंट ही है, मैलिग्नेंसी मिलेंगे उसको, पीटीसी है ही। ओंकोसिटिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये जो पहले अपन बोल रहे थे हार्डल सेल, वो नाम अब चेंज कर दिया इन्होंने, इसको कर दिया ओंकोसिटिक कार्सिनोमा। ठीक है, फॉलिकुलर डेराइव्ड कार्सिनोमा एंड हाई ग्रेड, तो ये भी नया फंडा है, ये भी अलग से डाल दिया इन्होंने। हाई ग्रेड में कौन आएगा, पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड, ये टर्म ही नहीं बना दी इन्होंने, है ना, डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड। ये क्या होता है अपन देखेंगे आगे अभी। ठीक है, एंड एनाप्लास्टिक, डेफिनेटली एनाप्लास्टिक अपने को पता है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, डेवलपमेंटल सिस्ट हो गया, फॉलिकुलर में फिर मतलब फॉलिकुलर सेल डेराइव्ड मतलब उसमें डिफरेंशिएटेड वाले ही बेसिकली आएंगे सारे। तो उसको उन्होंने तीन कैटेगरी दे दी, बिनाइन, लो रिस्क एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन में एडेनोमा डाल देना है, ओंकोसिटिक एडेनोमा, फॉलिकुलर थायराइड एडेनोमा, एडेनोमा विद पेपिलरी आर्किटेक्चर। लो रिस्क में एनआईएफटीपी, एफटीयूएमपी, डब्ल्यूटी, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड, ये सब डाल देने हैं। ट्रेबेकुलर मैलिग्नेंट में फॉलिकुलर, पेपिलरी, ये तो डायरेक्ट अपन डाल देंगे, फॉलिकुलर, पीटीसी, एनाप्लास्टिक, तो याद ही रहते हैं अपने को। उसके अलावा इन्वेजिव वाला एंड ये हाई ग्रेड वाले। ठीक है, हाई ग्रेड में पुअरली डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे देखेंगे। देन सी सेल वाला अपने को पता है मेडुलरी थायराइड। फिर आता है मिक्स्ड, तो दोनों लिख दो, मेडुलरी विद फॉलिकुलर, मेडुलरी विद पेपिलरी, ये भी ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड टाइप भी कुछ मिलते हैं, जैसे म्यूकोएपिडर्मोइड, सिक्रीटरी, ठीक है, ये भी ठीक है। थायराइड ट्यूमर्स ऑफ अनसर्टेन स्टोन, ये ठीक है, अपने को याद रहता है तो लिख देना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। देन थाइमिक ट्यूमर विद इन द थायराइड थाइमोमा फैमिली। थायराइड थाइमोमा फैमिली में जो रहते हैं उसमें कौन कौन आएगा, इसमें बस थाइमस लाइक एलिमेंट हो साथ में, है ना, थाइमिक कार्सिनोमा वाला, तो इंट्राथायराइडल थाइमिक कार्सिनोमा भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब जिसमें दोनों जो डिसेंड करते हैं ना, ये थाइमस वगैरह, थर्ड उससे बनते हैं, थर्ड ब्रैकियुलर से, इंफीरियर पैराथायराइड, थाइमस, ये सब डिसेंड करके नीचे आते हैं। तो ये फैमिली वाले मतलब एक थाइमिक के साथ नाम डाल देंगे, थायराइड विद थाइमिक। और एम्ब्रियोनल ये डाल दिया, एम्ब्रियोनल इज थायरोब्लास्टोमा, थायरोब्लास्टोमा जैसे हेपेटोब्लास्टोमा पढ़ा अपन ने, तो वैसे ही एक डाल दिया थायरोब्लास्टोमा। ठीक है, दिस तो इज इन अ सब पोटेंशियल क्वेश्चन भैया, ये आया हुआ है, आ गया क्या? हाँ हाँ, कब? मे बी लास्ट ईयर ही आया शायद, तो फिर नहीं आएगा। पता नहीं कब रिपीट हो जाए क्या, या इसका पार्ट पूछ सकते हैं ना, एनआईएफटीपी पूछ ली, कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, पर जो क्लासिफिकेशन चेंज होती है वो लोग ये लोग पूछते हैं। लंग की भी क्लासिफिकेशन चेंज हुई है तो लंग का भी पूछ सकते हैं, मुझे लगता है। ओके, लंग का चेंज हुआ है क्या, देखना, पढ़ा देना, आपके पास है तो। डेविटा में ही दिया हुआ है, पढ़ा दूंगी। ओके, ठीक है। और तो अब बेथेस्टा भी आई थिंक चेंज हुआ है थायराइड का इस बार, तो बेथेस्टा पे बेथेस्डा 2023 का है ना, उसमें हाँ। ये टाइप 3 चेंज हुआ है, उसमें AUS नहीं बोलते हैं शायद, अच्छा, मॉलिक्यूलर नियोप्लाज्म, वो मैं डालता हूँ, मैंने शायद डाला था बीच में, डालता हूँ। सिर्फ ये रहेगा ना FLUS? हाँ, मैं FLUS भी नहीं, FN बोलते हैं शायद, मैं डालता हूँ, मेरे पास पड़ा है। ओके ओके, ठीक है। बेथेस्टा तो फिर आ सकता है। ओके, तो अभी अपने पास अगर पेशेंट आया थायराइड का, तो क्या डिसीजन ट्री एनालिसिस अपन करेंगे। तो पेशेंट आया तो सबसे पहले अपन देखेंगे पीटीसी के न्यूक्लियाई हैं कि नहीं, है ना, न्यूक्लियर फीचर है क्या, मतलब बेसिकली अगर न्यूक्लियर फीचर हैं तो इधर आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, या तो एनकैप्सुलेटेड और सर्कमस्क्राइब्ड या फॉलिकुलर पैटर्न,
ये देखना है फिर अगला क्वेश्चन। फर्स्ट इज पीटीसी न्यूक्लियाई है क्या, सेकंड अपने को इनको अलग करना है पीटीसी से, इसलिए ये देख रहे हैं कि फॉलिकुलर पैटर्न है क्या उधर, और एनकैप्सुलेटेड सर्कमस्क्राइब्ड है क्या ये सर्कमस्क्राइब्ड, अगर है तो फिर देखना इन्वेजन है कि नहीं। इन्वेजन भी है तो इन्वेजिव टाइप हो जाएगा जो अपन ने मैलिग्नेंट में पढ़ा था, इन्वेजन नहीं है तो एनआईएफटीपी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चनेबल है तो फिर बीच का हो जाएगा वेल डिफरेंशिएटेड विद अनसर्टेन मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है अगर ऐसा तो मीट नहीं कर रहा है, फॉलिकुलर पैटर्न और एनकैप्सुलेटेड ये सब नहीं है तो बचा पीटीसी, ठीक है। पीटीसी के फिर ये इतने सारे टाइप हैं, इसमें एग्रेसिव कौन है तो ये याद रख लेते हैं अपन, टिक से याद रख लेते हैं, एक होपनेला याद रख लो अलग से, ठीक है। बट पीटीसी और पुराने क्लासिफिकेशन में ये ऑन्कोसाइटिक जो था वो फॉलिकुलर का टाइप था, और अभी ये पीटीसी में आ गया है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, हर्थल सेल इज अ टाइप ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा, उसका आंसर जाता था। और अभी ये पीटीसी का टाइप है। नहीं अलग ही टाइप है वो, अलग मतलब फॉलिकुलर में 3 तरह के हैं, एफटीसी, पीटीसी, हर्थल सेल। डिफरेंशिएटेड में बेसिकली हाँ डीटीसी का टाइप है, पर है वो मतलब एफटीसी का सब टाइप नहीं बोलते हैं अभी, वो बात बराबर है, पर पीटीसी, एफटीसी, एचटीसी ऐसा ही बोलते हैं। ओके, तो ऑन्कोसाइटिक पीटीसी अलग से है फिर। हाँ वो अलग है, ऑन्कोसाइटिक पीटीसी अलग रहेगा। ये है ना यार। तो ऊपर जो क्लासिफिकेशन आज पढ़ाई है क्या डॉक्टर राकेश, ऊपर हर्थल सेल अलग है क्या? ये ना ऑन्कोसाइटिक फॉलिकुलर, ठीक है। अलग ही है ना, पीटीसी, एफटीसी, एनआईएफटीपी, हाँ सब अलग है, अलग है। ये डब्ल्यूएचओ वाला अभी वाला है क्या? हाँ ये भी वाला है, मतलब 2022 का। ठीक है, पर पीटीसी में भी आके रुकना नहीं है, अभी पीटीसी के बाद भी ये बोल रहे हैं कि ये चेक करो कि माइटोटिक काउंट कितना है, अगर ये 5 और मोर देन 5 है 2 mm स्क्वायर में और नेक्रोसिस है तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड। ये एमएसकेसीसी क्राइटेरिया है। ओके, ये क्या? ये जो मोर देन 5 वाला आपने बोला, तो पहले क्या था, पुअरली डिफरेंशिएटेड को डिफाइन करने के 2 क्राइटेरिया थे, एक टूरिन क्राइटेरिया और एमएसकेसीसी क्राइटेरिया। तो अब जो एमएसकेसीसी क्राइटेरिया है उसको इसने हाई ग्रेड डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड थायराइड कैंसर टर्म दे दी है, और जो ट्यूरिन क्राइटेरिया है जो मोर देन 3 माइटोसिस पर मीटर स्क्वायर नेक्रोसिस एंड कॉन्वोलेटेड न्यूक्लियाई, वो पुअरली डिफरेंशिएटेड के लिए है। ट्यूरिन तो ये है इधर वाला, ठीक है, तो ये ट्यूरिन है वो एमएसकेसीसी है। और पीडी पुअरली डिफरेंशिएटेड और एनाप्लास्टिक को कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसमें कभी पैपिलरी न्यूक्लियस मिलेंगे ही नहीं, वो तो इसमें आएगा अभी। ये कौन सा गाइडलाइन है फॉलिकुलर सेल डेवलप न्यूप्लाज्म को क्लासिफाई करने का? ये WHO की क्लासिफिकेशन जो बनाई है ना, उसने ही इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा मैंने एक पुअरली डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर का क्लास लिया था तो उसमें ये सब पढ़ा था। हाँ ये WHO का एक आर्टिकल है कि क्या क्या रिवीजन हो, मतलब WHO का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल किसी और का, WHO में क्या चेंज हुए वो। ठीक है, तो ये पीटीसी का एक विंग अपन ने देख लिया कि पीटीसी न्यूक्लियाई अगर है तो फिर देखना एनकैप्सुलेटेड मतलब एनआईएफटीपी वाला मामला है क्या, अगर है स्टिल ऐसा होने से ही वो एनआईएफटीपी नहीं हो जाएगा, हमें को इन्वेजन रूल आउट करना है। अगर इन्वेजन नहीं है तो एनआईएफटीपी है, इन्वेजन है तो इन्वेजिव एनकैप्सुलेटेड है, क्वेश्चनेबल है वेल डिफरेंशिएटेड है, पीटीसी बच गया फिर। ठीक है, पीटीसी में भी अपने को ग्रेड देखना है। फिर आ जाओ इधर, अगर नो आ गया तो फिर अपने को इन्वेजन देखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि पैपिलरी फॉलिकुलर ऑन्कोसाइटिक कोई भी पैटर्न हो, अगर उसमें माइटोटिक काउंट मोर देन 5 मिल रहे हैं और उसमें नेक्रोसिस मेंशन जो मिल रही है, तो वो कोई भी वैरायटी में ये डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ वही है ना, डिफरेंशिएटेड बेसिकली ऑल आर डिफरेंशिएटेड ना, फॉलिकुलर पीटीसी कोई भी पैटर्न हो, दे ऑल आर डिफरेंशिएटेड, तो उसमें हाई ग्रेड है तो डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड।
है ना, लिखा भी है इसने पेपिलरी फॉलिकुलर। वही बोल रहा हूँ, समझने में टाइम लग जाता है, लिखता तो सब कुछ है। ओके मतलब अगर फॉलिकुलर आए या पीटीसी आए, कोई भी कैंसर आए, तो उसमें सब में उसको माइटोसिस चेक करनी है पैथोलॉजिस्ट को, तो वो ये बता पाए हमको कि ये डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड थायराइड कैंसर तो नहीं है। तो डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड थायराइड कैंसर रहा तो वो पूरा टोटल थायराइडेक्टमी और वैसा एग्रेसिव हमको इंटरमीडिएट जैसा बिहेव कर रहा है ना, वो रिस्क में नीचे देखो फेवरेबल एफटीसी एंड ऑन्कोसाइटिक फेवरेबल है, एंड इंटरमीडिएट में डिफ्यूजन ये डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड है। तो ये दोनों हिस्टोलॉजी से इंटरमीडिएट बन जाता है, इसमें कोई रिस्क फैक्टर देखने की और कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड है तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को रिस्पॉन्ड करेगा, एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड उतना नहीं करेगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है। पर ये वो नहीं है, एटीए वाला नहीं है, मतलब इसको वैसे क्लासिफाई किया है इन्होंने प्रोग्नोसिस के बेस एटीए तो पे। इससे पुराना है ना, ये क्लासिफिकेशन नया, अब नया एटीए आएगा तब वो ये सब चीज़ें बताएगा। जो मैंने पुअरली जैसे डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर का क्लास लिया था, पुअरली डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर इटसेल्फ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, चाहे जैसे एस्मो ये ले लो, चाहे एटीए ले लो, चाहे कहीं ले लो। इसके जो ये वेरिएंट रहते हैं इनको इंटरमीडिएट डालते हैं ना अपन, तो मतलब उससे वो तो ये इंटरमीडिएट है ही, बट मैं बोल रही हूँ अगर ये डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड या पुअरली डिफरेंशिएटेड टर्मिनोलॉजी हमारे पैथोलॉजिस्ट ने यूज़ कर ली तो वो ऑटोमेटिक ही इंटरमीडिएट हो गया। वो पीटीसी के वो कुछ सब टाइप्स हैं जो इंटरमीडिएट में आते हैं। हाँ, इट इज इंटरमीडिएट लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्नोसिस बट नॉट विद, उसको कंफ्यूज नहीं करना कि एटीए इंटरमीडिएट, इट इज नॉट एटीए इंटरमीडिएट, वो बोल रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इधर देखेंगे अपन पीटीसी न्यूक्लियाई नहीं है तो इन्वेजन देखना है। इन्वेजन अगर नहीं है तो बेनाइन हो गया, ठीक है ना, एडिनोमा वाला सारा मामला। अगर क्वेश्चनेबल है तो फॉलिकुलर ट्यूमर विद अनसर्टेन मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ठीक है, ये अनसर्टेन हो गया। अगर है इन्वेजन है तो फिर मैलिग्नेंट हो गया, ठीक है। मैलिग्नेंट में फिर देखना डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन नहीं है तो बच गया एनाप्लास्टिक, ठीक है। डिफरेंशिएशन है तो फिर अपने को पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या है। अगर फॉलिकल्स और पेपिले है या सॉलिड ट्रेबेकुलर इंसुलर है, ये पैटर्न देखना है। तो पहले इधर आ जाते हैं। अगर सॉलिड ट्रेबेकुलर इंसुलर पैटर्न है तो मैंने ये इसको देखना सिट बनाया था, सिट, है। ओके, पर आपका टिक ऑलरेडी हो गया है। वो तो उसमें था, मतलब एग्रेसिव वाले में, इसमें टिक नहीं बैठेगा। इसको सिट ही बनाया था, पर वो जो टी का टॉल सेल है उससे हम कंफ्यूज ना कर लें। हाँ वही, तो सॉलिड ट्रेबेकुलर और इंसुलर अगर पैटर्न है तो अपने को देखना है माइटोटिक काउंट कितना है। अगर मोर देन 3 है, नेक्रोसिस है और कन्वोल्यूटेड न्यूक्लियाई है, अगर ऐसा है तो ये सब मिलके बन जाता है ट्यूरिन क्राइटेरिया आपका, ठीक है। इसमें से 1 और मोर चलेगा, मतलब ये प्लस 1 और मोर, ये ट्यूरिन होता था। तो अभी जो फ्लो है वही देख लेते हैं अपन। तो इसको बोल देंगे पुअरली। अगर ऐसा नहीं है तो एफटीसी या ऑन्कोसिटिक बच गया, ठीक है। दूसरे आर्म में आ जाते हैं फॉलिकल और पेपिलरी, और काउंट अगर मोर देन 5 पहुंच गया तो सीधा डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना फ्लो एक। फिर इसने मॉलिक्यूलर भी दिया है ऐसा ही ऑलमोस्ट। मॉलिक्यूलर में अपने को देखना है ब्राफ म्यूटेशन। तो ब्राफ मतलब एक रफली याद रख लेते हैं, ब्राफ पीटीसी और ब्राफ लाइक, रास लाइक एंड नॉन ब्राफ नॉन रास लाइक, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल रेड ब्राफ अगर है तो डिफरेंशिएशन देखना है सीधा, ब्राफ है यस, डिफरेंशिएशन देख लो। वेल डिफरेंशिएटेड तो पीटीसी आ गया, हाई ग्रेड है क्या तो उसके डिपेंड में उस पर डिपेंड करते हुए ये डाल देंगे। पुअरली है तो पुअरली, और अगर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो एनाप्लास्टिक, ठीक है ना। पुअरली एनाप्लास्टिक बन सकता है, डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड भी एनाप्लास्टिक बन सकता है, ठीक है। ओके, अगर नहीं है ये तो अपन मल्टीजीन टेस्ट करेंगे। उसमें अगर ब्राफ लाइक आ रहा है तो वापस उधर चला जाएगा, रास लाइक आ रहा है या रास आ रहा है या नॉन ब्राफ नॉन रास आ रहा है
तो फिर अपन देखेंगे वही एनकैप्सुलेटेड तो है कि नहीं, एनआईएफटीपी वाला मामला देखेंगे। ठीक है, वही शुरू हो जाएगा वापस। फिर पीटीसी न्यूक्लियाई, पीटीसी न्यूक्लियाई यस आते ही मतलब पेपिलरी लाइक फीचर हो गया, फॉलिकुलर है बट पेपिलरी लाइक फीचर, तो उसके जो भी टाइप थे वो आ जाएंगे इधर। इन्वेजन अगर नहीं है एनआईएफटीपी, इन्वेजन अगर है तो इन्वेजिव एनकैप्सुलेटेड, क्वेश्चनेबल है तो वेल डिफरेंशिएटेड। अगर पीटीसी लाइक नहीं है तो फिर वापस वही इन्वेजन देखेंगे, और नॉर्मल है तो बेनाइन, क्वेश्चनेबल है तो अपना ये फॉलिकुलर ट्यूमर वाला, एंड यस है तो मैलिग्नेंट हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन देखना है वापस, वेल है तो एफटीसीओसी और पुअर है तो पीडीटी, और उसके बाद हाई ग्रेड। तो बेसिकली दोनों को मिला के इसने बना दिया एक जेनेटिक या म्यूटेशनल, ये बना दिया और इसका। इतना अगर याद नहीं रहे तो ये जो नीचे वाला एक है, ये कम से कम ये तो एग्जाम में लिख ही आएंगे, जो पीटीसी, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन क्या आ सकता है राकेश? क्वेश्चन इस पे आया हुआ है डब्ल्यूएचओ वाले इस पे, तो डब्ल्यूएचओ पे आया अगर क्वेश्चन, तो ये दो जो तो तुमने फ्लो चार्ट बोले, मतलब अरे लॉजिकल आजकल करके बना मॉलिक्यूलर मेडुलरी कार्सिनोमा पे आया है, तो मॉलिक्यूलर फॉलिकुलर पे भी आ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉलिकुलर मतलब जो अभी इसने पढ़ाया अभी राकेश ने, अभी नीचे वाला बी वाला ना। ठीक, मतलब थायराइड पे भी कुछ आए तो अपन डाल सकते हैं इसको, थायराइड का कुछ मैनेजमेंट या कुछ भी आए। फिर एक ये देख लेते हैं कि अपन ने ये जो पढ़ लिए कॉम्प्लिकेटेड सारी टर्मिनोलॉजी, इसको कैसा क्राइटेरिया है। पुअरली डिफरेंशिएटेड अगर रहेगा तो उसका है माइटोटिक काउंट और नेक्रोसिस। तो पुअरली का अपन ने देख लिया मोर देन 3 है ना, नेक्रोसिस इसमें अपने को KI67 की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटेड हाई ग्रेड में मोर देन 5 नेक्रोसिस प्रेजेंट, इसमें भी KI67 की जरूरत नहीं है। एमटीसी में भी दो टाइप कर दी, लो ग्रेड हाई ग्रेड, तो सेम है हाई ग्रेड वाला प्लस KI67 जोड़ देना है, 5 प्रेजेंट एंड KI67 मोर देन 5 और इक्वल टू 5, तो हाई ग्रेड बोल देंगे। ये चेंज है ना। अभी नया क्लासिफिकेशन में क्या चेंज है, तो पहला तो यही है, हरदल को इन्होंने कर दिया ओंकोसिटिक। माइटोटिक काउंट पहले इसमें बताते थे 10 HPF में, अभी बता रहे हैं 2 mm² में। पहले वो वेरिएंट था, अब सब टाइप है। क्या? पहले ऑन्कोसाइटिक सेल जो था एक वेरिएंट था ना फॉलिकुलर का, अब वो एक सब टाइप हो गया है, जैसे कि पॉलिकुलर फैपुलरी। तो अब इसने ऑन्कोसाइटिक को भी एक थर्ड टाइप का डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर बोल दिया है। पहले भी मतलब मेरे को तो याद आ रहा है कि ओंकोसाइटिक अलग ही नहीं पढ़ते थे क्या? पढ़ते अलग थे, पर वो वेरिएंट फॉलिकुलर का था। ओके, तो इसी में तो लिखा है, टेबल में तो लिखा है टर्म सब टाइप, अभी पहले वेरिएंट था। ट्यूमर टाइप या सब टाइप? इसमें तो लिखा है, देखिए सेकंड लाइन। फॉलिकुलर एडेनोमा विद पेपिलरी आर्टरीज, अरे सेकंड लाइन आपने ऑन्कोसाइटिक सेल पढ़ाया ना, नीचे सब टाइप, हरतल सेल के नीचे वेरिएंट। ये वाला क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। उसके बाद तो ये अपने काम के नहीं, ज्यादा इनको छोड़ दो। ये देख लो, एक थायरोब्लास्टोमा, पहले इसको बोलते थे मैलिग्नेंट टेरेटोमा। ठीक है, ये अपने को पता ही है, एडिनोमा को ओंकोसिटिक एडिनोमा बोलेंगे, इसको कार्सिनोमा बोलेंगे। ओके, इतना था। इतना आपने कवर किया। एक टॉपिक और कवर कर लेते, वो इंसिडेंटलोमा ऑफ पेपिलरी थायराइड, उसका आंसर नहीं मिल रहा। अच्छा, इंसिडेंटलोमा मतलब वही लेस देन 1 सेंटीमीटर वाला करके डाल देंगे। हाँ, वही जो FDG पेट में लेस देन 1 सेंटीमीटर करते हैं, उसका पूरा 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ओके ओके, देखता हूँ मिलेगा कहीं तो डाल पढ़ा दूंगा। तो राकेश, तुम्हारे ये आर्टिकल में से क्वेश्चंस कौन कौन से कवर हो गए? मतलब कवर एज इन क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आया हुआ है? एक तो हेमिथाइडेक्टमी विद एविडेंसेज की कब करना है, क्या इंडिकेशंस है, और सपोर्ट में एविडेंस देने। तो मेन एविडेंस तो अपना NCCN और उसका ही देना है, ATA का अपने को। उसके साथ अलग अलग जो बीच में आए एक दो डाल सकते हैं, प्लस WHO क्लासिफिकेशन आया हुआ है।
चेंजेस मैंने इसलिए पढ़ा है कि कुछ आंसर लिखना हो तो ये डाल सकते हैं और ऐसा आगे भी काम आएगा। हेमीथायरॉइड के एविडेंस में तुम्हारा एक तो लेस देन 1 सेंटीमीटर में हेमीथायरॉइड कर सकते हो, 1 to 4 में तुमने जो थोड़ा बहुत मतलब ये ऊपर ऊपर से तुमने देखा, ठीक। हाँ, बढ़िया। ओके। 10:15 हो गए हैं, अभी कितना पढ़ना है? मुझे 45 मिनट्स लगेगा जिस्ट पढ़ाने में। पढ़ा दो फटाफट। फटाफट। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, कर लूंगा। रिकॉर्ड ही नहीं करा तो मैंने कब बोला मैं करूंगा? ठीक। छोड़ो अभी, क्या पढ़ लो सारे, क्या रिकॉर्ड करना है। भैया हमको रिवीजन के लिए अभी उतना हम फिर से आपका नोट्स पढ़ने के लिए हमको उतना ही टाइम लगना पड़ेगा जितना आपको पहली बार लगा है पढ़ने के लिए। तो वो रिकॉर्डेड रहेगा तो इजी हो जाएगा। ओके, तो मेरे को बोला नहीं ना आपने कि मेरे को करना है? मैं सुबह ही तो आपको बोला था। मैं क्या इसमें स्विच करता रहता हूँ, लैपटॉप और इसमें। लैपटॉप से कर लूंगा पर वो फिर बड़ा बड़ा फाइल रहता है, 800 MB 900 MB, भेज दूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्ट कर रही हूँ। करो देखिए और कुछ। ठीक है, तो जिस्ट जो है इसमें हमको 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो जिस्ट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी लिखो, और एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जेनेटिक म्यूटेशन, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस, टारगेटेड एजेंट्स, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, एडजुवेंट, न्यू एडजुवेंट, मेटास्टैटिक। तो मेनली जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके रिस्क सर्टिफिकेशन मॉडल से ही पूरा ट्रीटमेंट बेस होता है, इन लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। ठीक है, तो मीजनकाइमल नियोप्लाज्म है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ फेजर से निकलता है, सर्कुलर मसल्स में रहता है, मोस्ट कॉमन स्टमक है, उसके बाद स्मॉल बॉवल है, उसके बाद रेक्टम। तो रेक्टम सबसे बेकार होता है। ठीक है, और एज सच स्टेजिंग वाइज देखते हैं तो स्टमक की स्टेजिंग, गैस्ट्रिक जिस्ट की स्टेजिंग एक साइड है और नॉन गैस्ट्रिक जिस्ट की स्टेजिंग अलग है। ठीक है, तो टायरोसिन काइनेस फैमिली जो रहती है वो फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी टू टायरोसाइन रेसिड्यू और वेरियस प्रोटीन्स, मतलब इनका फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन का काम है और स्विच ऑन स्विच ऑफ इसके फंक्शन से थ्रू होता है। तो ये पूरे टायरोसिन काइनेस पे डिपेंडेंट है। तो टायरोसिन काइनेस ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस एंड नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, दैट इज पीडीजीएफआर, RTK3 इसमें इन्वॉल्व होता है। ये बाकी वेराइटीज हैं टायरोसिन काइनेस के, EGFR, IGFR एंड VEGFR। ठीक है, तो PDGFR अल्फा, बीटा, सी-किट, ये सब जो है ये सब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस टाइप 3 का है, और ये मेनली 4q12। तो मैंने जिसमें 4 वर्ड्स हैं तो ये 4q है। ठीक है,
तो इसका पाथवे कैसा होता है, किट और पीडीजीएफआरए जब डायमर बना तो ये 3 पाथवेज को एक्टिवेट करता है, STAT3, RAF मैप काइनेज एंड मैप काइनेज पाथवे, PI3 AKT पाथवे। तो ये 3 पाथवेज को एक्टिवेट करता है, इसीलिए हम सब जगह पर जब भी टायरोसिन काइनेज का क्वेश्चन आता है तो हम ये डायग्राम बना सकते हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर कैसे एक्ट करेगा। एंड ब्राफ जो है वो ब्राफ के साथ काम करता है, राफ पाथवे, तो यहाँ पे ब्राफ काम करता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड बाय डाइमराइजेशन एंड डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग, दैट इज मैप काइनेज पाथवे एंड P3 AKT mTOR पाथवे। फिर अब हमको पता है कि किट और पीडीजीएफआरए कैसे काम करेगा, ये हमको जानना है। तो जो किट जो है ये जक्स्टा मेम्ब्रेन रहता है, इसमें एक्सॉन 9 और एक्सॉन 11, 9 is the most common, it is extracellular, next common in exon 11 and 13 17 are very rare। अब PDGFRA में exon 18 is common, ठीक है, एंड एक्सॉन 18 कॉमन है और ये इसमें भी D842 मोस्ट कॉमन है, तो ये सिर्फ 10% होता है, 10% में से ये 6% होता है और ये 6% का भी 60% होता है, मतलब एक्सॉन 18 जो है उसमें मोस्ट कॉमन म्यूटेशन ये रहता है, ठीक है। तो एक्सॉन 9 एक्स्ट्रासेलुलर है, एक्सॉन 11 जेक्सा मेम्ब्रेन है, ये दोनों इंट्रासेलुलर है और ये वाले साइटोप्लाज्मिक है। तो 80% ऑफ जिस जो होता है वो सीकिट होता है, 10% जिस पीडीजीएफआरए होता है एंड 10 to 15% जिस अपना वाइल्ड टाइप होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इस बार भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ फ्लो चार्ट बना देना है, बताऊंगी कौन सा। तो सीकिट म्यूटेशन जो रहता है वो 80% है, 70% एक्सॉन 11 होता है, मोस्ट कॉमन है, इसमें अपना इमेटिनिब काम करता है। एक्सॉन 9 अपना 10% है, इसमें हमको 800 mg इमेटिनिब देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इमेटिनिब काम नहीं कर रहा है तो इमेटिनिब जो रेजिस्टेंस आएगा तब सेकेंडरी म्यूटेशंस जो होंगी वो एक्सॉन 13 एंड 17 होंगी, जो बहुत रेयर है। फिर पीडीएफआर में 10% जिस्ट है, उसमें एक्सॉन 18 70% होता है और मैं बताया 842V जो है वो 60% होता है, तो ये इमेटिनिब रेजिस्टेंस वेराइटी है, ठीक है। फिर वाइल्ड टाइप जिस्ट, जिसमें किट पीडीजीएफआर सब नेगेटिव है तो हम SDH चेक करेंगे, उसको वाइल्ड टाइप जिस्ट बोलते हैं। ये फैमिली से भी एसोसिएटेड होता है, कार्नी-स्टाल्की सिंड्रोम, कार्नेट ट्रायड, इसमें होता है जिस्ट, पल्मोनरी कॉर्डोमा और पैरागैंग्लियोमा, ठीक है। तो इसमें ये स्टार्की टास्क है और ये दोनों होते हैं, ऐसे प्रमोटर हाइपरमिथाइलेशन होता है HDHC का, वैसे इसे मोस्ट कॉमन होता है SDHP। फिर इसमें दे दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट चिल्ड्रंस और यंग में रहता है, जो सिंड्रोम होता है वो डायड होता है, जो ट्रायड है वो ट्रायड ही है, इसमें जिस्ट प्लस पैरागैंग्लियोमा होता है और इसमें जिस्ट पैरागैंग्लियोमा पल्मोनरी कॉर्डोमा होता है। तो ये शॉर्ट में अगर जिस्ट एसोसिएटेड सिंड्रोम्स में आ जाए तो फैमिलियल, कार्नी ट्रायड और कार्नी स्टाल्की सिंड्रोम और NF1, ये जिस्ट एसोसिएटेड सिंड्रोम्स है। कार्नेट ट्रायड को छोड़ के बाकी सब ऑटोसोमल डोमिनेंट है। NF1 के हमको न्यूरोफाइब्रोसिस, कैफे ओलिगोस्पोर्स, लीश नोड्यूल्स, ऑप्टिक ग्लायोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। पर जो कार्नेट ट्रायड है ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, बाकी सब इक्वल प्रीपोंडेंस है। एंड कार्नेस ट्रायड एंड कार्नेस स्टाल्की सिंड्रोम स्टमक में होता है, बाकी जो फैमिलियल वेराइटी और NF1 है ये स्मॉल बाउल में होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमने पढ़ा एक्सॉन 11 फॉलोड बाय वाइल्ड टाइप और एक्सॉन 9 सेम है, एक्सॉन 18 7% है, 15% ऑफ
जिस जो रहता है वो इमैटिनिव रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल सेल पॉजिटिव ब्राउन सेल्स ऐसा दिखता है ये इस पे PDGFR सी किट। अब PDGFR ये सब बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगी। अब NCCN भी सेम चीज बोल रहा है कि 80% ऑफ जिस्ट जो होते हैं वो किट रिसेप्टर्स होते हैं और 5 to 10% जो जिस्ट होते हैं उनमें ये म्यूटेशंस नहीं मिलता है, तो उसमें PDGFRA मिलता है। और PDGFRA और सिकिट कराना मस्ट है, कोई भी जिस्ट आएगा उसके बिना आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। एक्सॉन 9 अगर म्यूटेशन रहता है तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेप्शन D842 जो इमैटिनिब के लिए काम नहीं करता, एवाप्रेटिनिब से काम करता है। ठीक है, और एवाप्रेटिनिब भी काम नहीं करेगी या इमैटिनिब काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट लाइन ड्रग है सुनेटिनिब, वो भी काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट लाइन ड्रग है रेगोराफिनिब। ठीक है, फिर आएगी नेक्स्ट ड्रग रेप्रीटिनिब। तो ये 5-6 ड्रग से ही पूरा जिस्ट का काम चल जाता है। और उसके बाद SDH डेफिशिएंसी देखनी है, जो 10 NGS करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये मैंने इसके दिव्यांग की स्लाइड से लिया है। तो किट पॉजिटिव पेशेंट है तो जिस्ट है, किट नेगेटिव पेशेंट है तो आप CD34 DOG1 एंड किट या PDGFRA कराएंगे। जब ये सब नेगेटिव आएगा, CD34 DOG1 एंड ये सब नेगेटिव आएगा, तब हम लोग दूसरे की तरफ जाएंगे, दैट इज डेस्मिन S100। डेस्मिन पॉजिटिव है तो लियोमायोमा, S100 पॉजिटिव है तो श्वानोमा, और दोनों नेगेटिव है तो कोई और अदर ट्यूमर। तो ये जिस्ट का क्लासिफिकेशन है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ से बताना शुरू करेंगे कि केजल सेल से होता है और अपना मसल लेयर से अराइज होता है मायोमेट्रियम से। उसके बाद ये जो जिस्ट है इसमें किट या PDGFRA करना है, उसकी म्यूटेशन प्रेजेंट है तो इसको हम लोग प्राइमरी फैमिलियल जिस्ट सिंड्रोम, अगर ये स्पोरैडिक है तो स्पोरैडिक, पर अगर ये नेगेटिव है तो उसके बाद हम SDH डेफिशिएंट जिन और SDH कॉम्पिटेंट जिस्ट। SDH कॉम्पिटेंट है मतलब SDH नॉर्मल है तो फिर हम ब्राफ NF1 और अदर्स की तरफ जाएंगे। इफ डेफिशिएंट है तो इसमें इतना हमको एपी म्यूटेशन है कि कौन सा म्यूटेशन है उतना जरूरत नहीं है। फिर भी इसने लिखा है कि अगर आपको STX म्यूटेशंस मिलते हैं, मतलब पता ही नहीं चल पाता है कैसा है, तो वो कार्नी स्टार्की सिंड्रोम है, और एपी म्यूटेशन है तो कार्नी ट्रायड है। ठीक है, ये सम एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी कि एक्सॉन 9 एक्सॉन 11 ये डायग्राम बना देना। ठीक है, एंड इसमें 12 14 18, तो ये मोस्ट कॉमन है एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन वाला, 11 वाला 67%। ये उल्टा लिख दिया है क्या? ठीक है, एंड ये जो है ये ब्लू कलर वाले जो इसने बनाए हैं दैट इज रेजिस्टेंस टू इमैटिनिब। इमैटिनिब को ग्लीवैक बोलते हैं। ये CML में सबसे पहले आई थी, ABL C किट, तो मल्टी काइनेज इनहिबिटर्स है। ETIT CSFR FTLC सबको इनहिबिट करता है। ठीक है, और इसको जिस्ट, इमैटिनिब एंड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स एंड ये DFSP जो अपना फाइब्रोसार्कोमा होता है उसमें भी ये इंडिकेटेड होता है। ठीक है, पेरिफेरल एडीमा, मसल क्रैम्प्स, स्किन रैश इसके साइड इफेक्ट्स हैं। कार्डियक टॉक्सिसिटी इज आल्सो अ साइड इफेक्ट, तो कार्डियक इवेंट पहले है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना। GI ब्लीडिंग, पेशेंट विद बल्की डिसीज एंड ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी। इस सुनेटिनिब सेकेंड टॉलरेट इसकी 12.5, उसका 400 डोज था, इसका 12.5 mg के ये कैप्सूल्स आते हैं। और रेगोराफिनिब थर्ड लाइन एजेंट है। ठीक है, ये SDH म्यूटेशन जिसमें भी काम करती है। ये PDGFRA 842V एवाप्रेटिनिब। ठीक है, रेप्रेटिनिब 4th जनरेशन है। उसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स हैं, निलोटिनिब, सोराफेनिब, पैजोपेनिब। ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अब हमें देखना है कि हमने कोई जिस देखा उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि ये कैसा है।
अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? अगर सर्जरी हो पा रही है तो आपको सबसे पहले सर्जरी ही करनी है। इफ इन केस इट्स इनऑपरेबल है तब आपको न्यू एडजुवेंट सेटिंग के लिए पहले से बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो अब न्यू एडजुवेंट सेटिंग के लिए आप परक्यूटेनियस बायोप्सी कर सकते हैं, पर अगर आप एडजुवेंट सेटिंग या ऐसे चल रहे हैं तो आपको EUS एंडोस्कोपी गाइडेड ही प्रेफरेबल है। चाहे कोलोनोस्कोपी गाइडेड करो चाहे एंडोस्कोपी गाइडेड करो, वो क्योंकि स्टमक में ज्यादा होता है तो एंडोस्कोपी गाइड। ठीक है, तो ट्यूमर साइज, माइटोटिक रेट, प्राइमरी साइट एंड ट्यूमर रप्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनके हिसाब से अपने ग्रेडिंग्स बने थे। तो साइज, माइटोटिक रेट एंड साइट, तो ये 3 क्राइटेरिया के बेस पे हमारी क्लासिफिकेशन है सब। तो गैस्ट्रिक, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम बताया कि रेक्टम जो है वो सबसे वाला बेकार वाला होता है। तो हमको इतने सब मॉडल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हम फ्लेशर क्राइटेरिया यूजुअली याद करेंगे, जिसमें साइट, साइज और माइटोटिक रेट। ठीक है, अब ये है गैस्ट्रिक जिस्ट। तो गैस्ट्रिक जिस्ट में व्हाट आई कंक्लूडेड फ्रॉम दिस स्लाइड कि मोर देन 10 सेंटीमीटर और मोर देन 5 माइटोसिस। ठीक है, ये वाला इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में आता है। तो मोर देन 10 सेंटीमीटर एंड मोर देन 5 माइटोसिस, ये दोनों इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में आता है। इसमें हमको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और एक पहले मैं बहुत पहले पढ़ा था कि इंटरमीडिएट में 1 ईयर एंड हाई ग्रेड में 3 ईयर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसका मेरे को कहीं सिग्निफिकेंट पेपर नहीं मिला है, बिकॉज जितने भी रिसर्चेस हुए हैं 1 ईयर 3 ईयर और वो सब हाई ग्रेड में हुए हैं। किसी ने भी इंटरमीडिएट ग्रेड को नहीं कंसिडर किया है। तो अभी हमको एग्जाम में इंटरमीडिएट एंड हाई ग्रेड दोनों का 3 इयर्स ही लिखना है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्टमक में साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर एंड मोर देन 5 माइटोसिस अगर प्रेजेंट है तो हमको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है। अब सेम विथ नॉन गैस्ट्रिक जिस्ट। नॉन गैस्ट्रिक जिस्ट में भी मोर देन 5 माइटोसिस तो है, पर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर। तो मोर देन 5 माइटोसिस एंड मोर देन 5 सेंटीमीटर ऑफ साइज इज मॉडरेट टू इंटरमीडिएट हाई रिस्क में आता है, उसमें हमको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है। तो ये डिफरेंस है गैस्ट्रिक एंड नॉन गैस्ट्रिक में। ठीक है, तो 5 माइटोसिस से ज्यादा कहीं पे भी हो, ठीक है, वो हाई होगा या मॉडरेट होगा, ये दोनों के लिए है। पर साइज में इसमें 5 से ज्यादा 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर के बाद हमेशा हाई रिस्क है। ठीक है, और इसमें 10 सेंटीमीटर। पर अगर 5 माइटोसिस ज्यादा है, मतलब एनी ऑफ 5 माइटोसिस से ज्यादा है, तो हमेशा ही आपको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना ही देना है। पर अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का है पर 2 माइटोसिस ही है, तो गैस्ट्रिक में उसमें भी आपको एडजुवेंट देना है। पर इसमें अगर 5 सेंटीमीटर का भी साइज है नॉन गैस्ट्रिक जिस्ट में, तो उसमें एडजुवेंट देना है। ठीक है, तो इसोफेगस, स्टमक, डेड्यूनम सब में ज्यादा सबसे मोस्ट कॉमन स्टमक में होता है और सब में मोस्टली मेल्स एंड फीमेल्स में बराबर होता है। एंट्रम सबसे कॉमन साइट है, उसके बाद लोअर 1/3 वेरिएबल होता है। ठीक है, 30 to 50% ड्यूडेनम मैलिग्नेंट होने के चांसेस है, एंड ये ड्यूडेनम वाला भी बेकार वाला जिस्ट होता है। और एनोरेक्टम 32 to 54% है, तो ये सबसे बेकार वाला सिस्ट होता है, ये मोर देन 5 रहता है। ठीक है, तो ये मैंने NCCN वाला ही कवर कर लिया, जिसमें अप्रॉक्स वो यही बोल रहा था।
और एक ट्यूमर रप्चर जो है, अगर वो किसी भी जिसमें प्रेजेंट होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली हाई ग्रेड में ही रहता है, उसमें भी हमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना ही है। ठीक है, तो ट्यूमर रप्चर, ट्यूमर फ्रैक्चर, ट्यूमर स्पिलेज, जिस्ट परफोरेशन, अगर आपने इंसिशनल बायोप्सी की है या एडजेसेंट ऑर्गन में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो ये सब हाई रिस्क है। पर आपने अगर खुद ये जो एंडोस्कोपिक बायोप्सी की है ये हाई रिस्क में नहीं आता है। ठीक है, अब रिस्क क्लासिफिकेशन का एक ऑनलाइन टूल भी है जिसको MSKCC जिस्ट नोमोग्राम बोलते हैं। तो ये NIH क्राइटेरिया, AFIP क्राइटेरिया, फिर अपना मॉडिफाइड जेनशू क्राइटेरिया, उसके अलावा एक MSKCC जिस्ट नोमोग्राम है जो एक ऑनलाइन टूल है जो सेम पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके आपको रिस्क बताता है कि आपको इमेटिनिब 2 साल देनी है कि 5 साल देनी है। ठीक है, तो इतने सारे क्राइटेरिया से हमने जिसको एनालाइज कर लिया। अब ट्रीटमेंट आ जाइए। नॉन मेटास्टेटिक है, लो रिस्क जिस्ट है, दैट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, तो आप सर्विलेंस विदाउट इमेटिनिब भी कर सकते हैं। हाई रिस्क जिस्ट है, ऑपरेट करने के बाद तो आपको एडजुवेंट इमेटिनिब देना है 3 इयर्स या 5 इयर्स। ठीक है, कोई रिकरेंस नहीं आया तो सर्विलेंस एंड फॉलो अप करो। अगर 3 to 5 ईयर में सॉलिटरी एंड ऑलिगोमेटास्टेटिक रिकरेंस आ गया तो इमेटिनिब आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी है। अगर प्रोग्रेसिव डिसीज है इमेटिनिब पे तो आपको फिर दूसरे टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स देने हैं, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ठीक है, अगर रिस्पॉन्डिंग पेशेंट्स है तो आप सर्जरी लायक हो गया तो सर्जरी कर सकते हैं। क्यों, इसमें R1 सर्जरी इज आल्सो फीजिबल एक्सेप्ट रेक्टम। तो रेक्टम को छोड़ के आप सब में R1 सर्जरी भी कर सकते हैं। आप अगर डिसीज का बल्क निकाल सकते हैं तो सर्जरी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन अगर आता है मेटास्टेटिक और रिकरेंट जिस्ट, तो वही हमको किट, PDGFRA और वाइल्ड टाइप सब देखना है। तो किट में एक्सॉन 9 है तो 11, 13 नॉर्मल वाले सब है तो इमेटिनिब, सुनिटिनिब, रेगोराफिनिब एंड रेफ्रिटिनिब। पर एक्सॉन 816 या 842 है तो एवाप्रिटिनिब। अब SDH1 में हमने पता था कि रेगोराफिनिब काम करता है, पर अगर वो भी नेगेटिव है तो रास, राफ, ब्राफ, इन सब के अपने अपने आ गए हैं। तो NTR के एंट्रेक्टिनिब, लैरोटिनिब, ब्राफ ट्रामाटिनिब, ठीक है, डेब्राफिनिब, तो ये सब इनके अपने पैनल्स आ गए हैं तो इसको कर सकते हैं। अब आ जाओ जिसकी AGCC स्टेजिंग। अब क्वेश्चन आएगा तो स्टेजिंग हमको जरूर लिखनी है। ठीक है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों दिखेगा। तो लेस देन 2 to 5, 5 to 10, मोर देन 10। ठीक है, तो 10 वाले स्टमक को हमको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है और स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 to 10 वाले को हमको एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें 2 टाइप के गैस्ट्रिक जिस्ट एंड नॉन गैस्ट्रिक जिस्ट का अलग क्लासिफिकेशन है। अगर जिस्ट ओमेंटम में है तो उसका क्लासिफिकेशन भी गैस्ट्रिक जिस्ट में ही आता है। और उसके अलावा ईसोफेगस, कोलोरेक्टल, मेसेंट्री एंड पेरिटोनियल, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, अब NCCN थोड़ा देख लेते हैं। सेम चीजें लिखी है, जस्ट कि कंफर्म जो हमने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। वेरी स्मॉल गैस्ट्रिक जिस्ट लेस देन 2 सेंटीमीटर, आप FNA बायोप्सी वगैरह करके देखो, कोई हाई रिस्क फीचर्स नहीं है तो सर्विलेंस कर सकते हो। अगर हाई रिस्क फीचर्स है तो हाई रिस्क फीचर्स क्या होते हैं? इरेगुलर बॉर्डर, सिस्टिक स्पेसेस, अल्सरेशंस, इकोजेनिक फोकाई एंड हेटेरोजेनेसिटी। क्या? इरेगुलर बॉर्डर, सिस्टिक स्पेसेस, अल्सरेशन, इकोजेनिक फोकाई या हेटेरोजेनिटी। अगर ये प्रेजेंट है तो आपको उसका रिसेक्शन करना है इन स्पाइट ऑफ बीइंग, अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो भी। ठीक है, फिर अगर इमेजिंग हम क्या करेंगे? CECT करेंगे। पर अगर हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी कंसीडर कर रहे हैं, वो पूरा रिसेक्टेबल नहीं है, जैसे कि रिसेक्टेबल डिसीज विद सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी, पेशेंट की मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी देंगे।
तो इस पेशेंट को हम FDG पेट कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसको चोई क्राइटेरिया से मॉनिटर करना है और वो FDG पेट के थ्रू होता है। तो रिसेक्टेबल्स है पर सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी है तो उसको हमें न्यू एडजेंट थेरेपी देना है, और अनरिसेक्टेबल मेटास्टेटिक जिस्ट है तो उसको हम लोग इमैटिनिब शुरुआत करेंगे। अब कंप्लीटली रिसेक्ट कर लिया हमने, तो हमने बताया अगर लो रिस्क है जो वो अपन क्राइटेरिया देखा तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, पर अगर इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है तो हम एडजुवेंट इमैटिनिब कैटेगरी 1 है, और सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिकरेंस इंटरमीडिएट और हाई रिस्क। ठीक है, और इसमें हर जगह 3 इयर्स दिया है, कहीं भी 1 ईयर नहीं दिया है। कंप्लीटली रिसेक्टेड आफ्टर न्यू एडजुवेंट थेरेपी, तो हमको म्यूटेशंस उसमें चेक करनी है। अगर म्यूटेशंस इमैटिनिब फेवरेबल है तब इसमें भी एडजुवेंट इमैटिनिब देंगे, और अगर नहीं है तो उसके हिसाब से दूसरे ड्रग्स देंगे। ठीक है, एवाप्रिनिब, लैरोट्रेक्टिनिब, एंट्रैक्टिनिब, सुनेटिनिब, डेब्रापिनिब, ट्रामेटिनिब, जो मैंने उतने सब बताए थे वो सब। ठीक है, तो इसमें मार्जिन का कोई रखना नहीं होता है, हमको एनकैप्सुलेट निकालना रहता है। कोशिश करना है कि इसमें में ना निकाले, कोई स्पिलेज नहीं करे, शूडो कैप्सूल को वॉयलेट ना करे। बहुत फ्रेजाइल ट्यूमर रहता है तो शूडो कैप्सूल के ऊपर से ही निकालना है। वी रिसेक्शन जनरली नॉट इंडिकेटेड फॉर R1 रिसेक्शन, ये एक अच्छी बात है। तो अगर कोई रेक्टम का ट्यूमर है, रेक्टल सिस्ट है, तो हमको उसको स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन अप्रोच करने की कोशिश करने के लिए हम NACT देंगे। ठीक है, तो APR would be achieve negative margin, then pre-operative imatinib should be considered। तो हमको फंक्शनैलिटी ऑफ द डिसीज को बचाने के लिए NACT देना है। ठीक है, अनरिसेक्टेबल जिस्ट और मेटास्टेटिक जिस्ट, सिम्टोमेटिक ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें अनरिसेक्टेबल को भी ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मेटास्टेटिक जिस्ट में peritoneal reduction और liver metastaectomy may be indicated in the following orders। स्टेज 4 डिसीज है, हमने सिस्टमिक थेरेपी दी, भी कंप्लीट CRS एंड हेपेटिक डिसीज को भी निकाल सकते हैं अगर सर्जन कैपेबल है तो। ठीक है, यूनिफोकल प्रोग्रेशन है रिफ्लेक्टेड टू TKI, तो हमको वो अदर साइट्स जिसमें रिस्पांस आ रहा है उसको भी निकाल सकते हैं। लो वॉल्यूम मल्टीफोकल डिसीज है तो सेफली रिसेक्टेबल, एंड वही से ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशन, तो इसमें तो हम वो न्यू एडजुवेंट थेरेपी है ना, CT बोलेंगे तो कीमो का आ जाएगा। न्यू एडजुवेंट थेरेपी बोलना है इनमें, टारगेटेड देने में। न्यू एडजुवेंट जो आपने बोला ना, रेक्टम, इसोफेगस, NACT में तो फिर CT गलत मान लेंगे, वो कीमो नहीं दे रहे। हाँ, थेरेपी, न्यू एडजुवेंट टारगेटेड थेरेपी। हाँ, ठीक, तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन मॉडल हमने कर लिया। ठीक है, तो हाई रिस्क ग्रुप को एडजुवेंट थेरेपी देंगे और लो रिस्क ग्रुप को नो एडजुवेंट ट्रीटमेंट। इंटरमीडिएट रिस्क को प्रॉपर कहीं से गाइडलाइंस नहीं है, फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी दें। ठीक है, तो अब क्या क्या ट्रायल्स हैं, किसने बताया कि इमैटिनिब देनी चाहिए और कितने साल देनी है? तो ECOSOC Z9001, EORTC 62024, Scandinavian Sarcoma Group 18 and Persist 5। ECOSOC Z9001 इसने कोरिलेट किया among more than 3 सेंटीमीटर ट्यूमर किट पॉजिटिव इमैटिनिब 1 साल देना है, ये इसने बोला। इससे रिकरेंस फ्री सर्वाइवल एंड AFP मॉडल इसने यूज किया था स्ट्रेटिफिकेशन में, और इसको सर्वाइवल बेनिफिट मिला और कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला 2 इयर्स पे, तो इसने बोला कि 1 साल के लिए दो, पर इसने लिया था हाई रिस्क। ठीक है, इसके बाद
इसने ऑल रिस्क ग्रुप्स में ऑब्जर्व किया, हाई रिस्क डिसीज में ग्रेटेस्ट डिफरेंस था, मॉडरेट रिस्क में भी डिफरेंस था 14 वर्सेस 5%. नो ओवरऑल सर्वाइवल इफेक्ट बट रिकरेंस फ्री सर्वाइवल इसका अच्छा था. तो इसने बोला ऑल दिस मोर देन 3 सेंटीमीटर, इसको आपको 1 साल इमेटिनिब देनी है. ठीक है. अब ये EORTC का ट्रायल है. इसने बोला कि 2 ईयर इमेटिनिब 400 mg डेली, इसका एंड पॉइंट ओवरऑल सर्वाइवल था. ठीक है. एंड इसको रिकरेंस फ्री सर्वाइवल OS और इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, इमेटिनिब फ्री वाले उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर इसको रिकरेंस फ्री सर्वाइवल में बेनिफिट मिला 70% to 63%. EORTC 62024. ठीक है. अब ये आया सबसे जो लैंडमार्क ट्रायल है जिसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज SSG स्कैंडिनेवियन 18 ट्रायल. इसने बोला कि हाई रिस्क जिस्ट को हमको R0 या R1 रिसेक्ट करना है और उस सब में हमको इमेटिनिब 1 ईयर या 3 ईयर को इसमें भी कंसीडर किया. इसने भी रिकरेंस OX में नहीं, सबको रिकरेंस फ्री सर्वाइवल जैसा स्टडी किया और इसमें इसको दोनों में बेनिफिट मिल गया, OS में भी मिल गया और इसमें भी मिल गया. तो ये बोला फाइनली इससे डिसाइड हुआ कि 3 ईयर इमेटिनिब देनी है. तो जो मैंने 1 ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसका कुछ एविडेंस नहीं मिला. ठीक है. नेक्स्ट अब एक ट्रायल चल रहा है पर्सिस्ट 5. ये बोल रहा है, इसको कंपेयर कर रहा है 3 ईयर वर्सेस 5 ईयर. तो इमेटिनिब 3 साल लेनी है कि 5 साल लेनी है. पर इस ट्रायल में पता चला कि सिर्फ 50% ऑफ द पेशेंट्स हैं जो 5 ईयर पूरा कोर्स ले पा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को टॉक्सिसिटी हो रही है. ठीक है. तो उनको डिसकंटिन्यू ही करना पड़ रहा है. तो ये एक पर्सिस्ट 5 का ड्रॉबैक था. तो हमको पता है 400 mg डेली, अगर एक्सॉन 9 रहेगा तो 800 ADB मतलब 400 mg BD. ठीक है. स्मॉल बॉवल में भी 800 mg डेली देना है, एक्सॉन 9 म्यूटेशन उसमें क्योंकि कॉमन रहता है. ठीक है. तो एक मेटा एनालिसिस हुआ, उसने सब ट्रायल्स को कंसीडर करके इसने भी कंक्लूजन दिया कि एक्सॉन 19 जो है वो इमेटिनिब को 400 डोज पे टॉलरेट नहीं करता, उसके लिए हमको हाई डोज देना पड़ेगा. अब न्यू एडजुवेंट सेटिंग, तो कब हमको न्यू एडजुवेंट सेटिंग देना है? रेक्टल जिस्ट जो स्फिंक्टर प्रिजर्व करवाने के लिए, पैनक्रियाटिक ड्यूरेनल जिस्ट तो हम उसको विप्पल से बचाना चाहते हैं. इसोफेगल और गैस्ट्रिक जिस्ट जिसको लोकल एक्सीजन से ही काम चल जाए, इसोफेजेक्टमी नहीं करनी पड़े, या लार्ज गैस्ट्रिक जिस्ट जिसमें हम लिमिटेड गैस्ट्रिक रिसेक्शन से ही काम कर पाए. तो दीज आर द थिंग्स. या फिर बहुत बड़ा जिस्ट है जो अनरिसेक्टेबल है तो वो तो है ही. तो लोकली एडवांस जिस्ट है तो सेम म्यूटेशनल स्टेटस अगर हम असेस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं कर पा रहे हैं तो हम इमेटिनिब देंगे और उसके 2 to 4 वीक बाद पेट CT कराएंगे. ठीक है. एंड हिट PDGFRA पॉजिटिव और एक्सॉन 9 देख पाए तो हम इमेटिनिब 800 देंगे और जो इमेटिनिब जो स्टार्टिंग में हम 2 to 4 वीक में करा रहे थे वो अब हम 2 to 3 मंथ्स में करवाएंगे. ठीक है. एंड अगर नहीं है तो इमेटिनिब 400 mg कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. तो रिसेप्टिबिलिटी विद सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी, इसमें हमने NGS बोल रहा है, NCCN और IHC कराने को बोल रहा है, HDHB. तो इमेटिनिब देंगे, PDGFR PDF को, एवराटिनिब देंगे, एवाप्रिटिनिब देंगे हम, PDGFRA 842 को, NTR के डायरेक्टेड थेरेपीज देंगे NTR के फ्यूजन में, SDH अगर डेफिशिएंट है तो सुनिटिनिब देंगे. ठीक है. ब्राफ डायरेक्टेड थेरेपीज एंड ब्राफ म्यूटेशंस में और कोई और अदर म्यूटेशंस तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे. फिर रिस्पॉन्स असेसमेंट करेंगे एंड सर्जरी फीसिबल तो सर्जरी कर देंगे, एक प्रोग्रेसिव है तो उसके हिसाब से देखेंगे. तो लेस देन 2 सेंटीमीटर जिस्ट है तो हमको CCT कंट्रास्ट करवाना है और उसके बाद एंडोस्कोपी कर सकते हैं.
फॉर ऑल अदर चीज CCT और MRI कैन बी डन। रिस्पॉन्स असेसमेंट जो होता है वो FDG पेट के हिसाब से होता है। एक मिनट। हेलो, 10 मिनट्स 10 मिनट्स। ठीक है, फिर इसके बाद अनरिसेक्टेबल और रिकरेंट मेटास्टेटिक जिस्ट है, तो उसमें भी हम FDG पैट कराएंगे। तो अब चोई क्राइटेरिया एक बार जरूर पढ़ लेंगे। इतने सारे एविडेंस है, ये मैं इतने याद नहीं रखने वाली हूँ, तो स्लाइड में थे तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, रिस्पॉन्स असेसमेंट देख लो। कन्वेंशनल CT 8 to 12 वीक्स, पर इसमें मैंने आपको बताया कि 2 to 4 वीक्स में ही कर लेते हैं इफ आपने इमेटिनिब देना स्टार्ट किया है तो। पर अगर कोई म्यूटेशंस आपको डिटेक्ट होते हैं, उस हिसाब से आप डिफरेंट ड्रग्स देते हैं जो इमेटिनिब खुद का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो उसमें आपको 2 to 3 मंथ्स में करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स असेसमेंट इंक्रीज इन साइज, इंट्राट्यूमरल हैमरेज, मिक्सॉइड डिजेनरेशन के कारण भी होता है। ट्यूमर डेंसिटी डिक्रीज, तो 10% इंक्रीज इन साइज या डिक्रीज इन साइज एंड 15% डिक्रीज इन डेंसिटी, ये चोई क्राइटेरिया में होता है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स मैक्सिमम आफ्टर 6 मंथ्स, तो अगर इमेटिनिब के बाद रिस्पॉन्स बढ़ रहा है तो आपको रीएवैल्यूएट करना है और दूसरी ड्रग्स देंगे। तो चोई क्राइटेरिया हमको याद रखना है। मोर देन 10% डिक्रीज इन साइज एंड 15% डिक्रीज इन डेंसिटी, तो वो चोई क्राइटेरिया रहता है। तो इसमें रेसिस क्राइटेरिया एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रेसिस क्राइटेरिया भी आता है। तो एटलीस्ट 30% डिक्रीज इन साइज एंड शॉर्ट, ये क्या था एक और, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ द टारगेट लीजन, वो भी डिक्रीज होना चाहिए। दो क्राइटेरिया था ना रेसिस्ट में, दो क्या था, 30% डिक्रीज के साथ साथ रेसिस्ट में तो यही है ना। ठीक है, टॉय क्राइटेरिया में 10% डिक्रीज इन साइज एंड 15% डिक्रीज इन डेंसिटी, ये मॉडिफाइड चोई क्राइटेरिया, ये हम लोग अभी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमल ड्यूरेशन ये बोल रहा है 12 मंथ्स, और उसके बाद टोटल 3 इयर्स आफ्टर सर्जरी देना है। न्यू एडजुवेंट सेटिंग में 9 मंथ्स और 12 मंथ्स तक दे सकते हैं। ठीक है, अनरिसेक्टेबल डिसीज है, अगर म्यूटेशनल स्टेटस है तो किट पॉजिटिव, PDGFR पॉजिटिव एंड वाइल्ड टाइप जिस्ट। तो वाइल्ड टाइप जिस्ट को आपको सुनेटिनिब एंड रेगोराफिनिब देना है, फॉलो अंटिल द लाइफ टाइम देना है। और किट पॉजिटिव में एक्सॉन 9 है तो इमेटिनिब, अदर एक्सॉन्स है तो 400, और PDGFR में नॉन 842 में इमेटिनिब 400, 842 पॉजिटिव। ये सब बातें हमको पता है, बस ऐसे सिस्टमैटिक बना के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वही अनरिसेक्टेबल जिस्ट है तो NGS करेंगे। अब एक क्वेश्चन था कि अगर मान लो पेशेंट इमेटिनिब टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, क्या हम भाई देना उसको लाइफ टाइम है, पर वो खा 2 महीने नहीं पा रहा, तो अब क्या करें? तो अब इस कंडीशन में हमको पेशेंट को रिसेक्शन पॉसिबल है तो रिसेक्शन करो। ठीक है, एब्लेशन करो, कीमो एम्बोलाइजेशन करो, पैलिएटिव RT दो। इफ प्रीवियसली स्टैंडर्ड डोज ऑफ इमेटिनिब दिया है तो अब सुनेटिनिब भी ट्राई कर सकते हो। एंड डोज एस्केलेशन ऑफ इमेटिनिब इज टॉलरेटेड फॉर एक्सॉन 9, वो 800 टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, जितनी टॉलरेट कर पा रहा है उतना दो। ठीक है, और जनरलाइज्ड और वाइड स्प्रेड सिस्टमिक डिसीज है एंड पेशेंट का परफॉर्मेंस टेस्ट ऑपरेशन लायक या कुछ ट्रीटमेंट लायक नहीं है, तो आप अल्टरनेट PKI पे शिफ्ट करो। तो इसने पूरी कैथेटर डायरेक्टेड थेरेपीज NCCN ने पूरी मेंशन की है, दैट इज ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन, ट्रांस रेडियो एम्बोलाइजेशन, TACE, ट्रांस कीमो एम्बोलाइजेशन एंड
ब्लेंड एम्बोलाइजेशन। तो ये उस कंडीशन में करेंगे जिस कंडीशन में पेशेंट टीकेआई को हमको देना लाइफ लॉन्ग है, पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या करें? तो एम्बोलिक एजेंट देना है वेसल पे। ट्रांस-आर्टरी ट्रीटमेंट में लिवर में रिफ्रैक्टरी टू इमैटिनिब, सुनेटिनिब सबसे रिफ्रैक्टरी है, तो हेपेटिक आर्टरी में आप एम्बोलिक एजेंट दे दो, ठीक है। ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन में ड्रग इल्यूटिंग ब्लीड्स दो, पर इसने ये नहीं बोला कि कौन सी ड्रग देनी है, तो मैं बाय डिफॉल्ट डॉक्सोरुबिसिन मान के ही चल रही हूँ। वाइट्रियम 90 डिके, ये ट्यूमरिसाइडल होता है, तो टेयर कर दो। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कैथेटर डायरेक्टेड थेरेपी के कोगुलोपैथी, एक्टिव इन्फेक्शन और डीकम्पेंसेटेड लिवर फेलियर, इन कंडीशंस में हम नहीं कर सकते। इसके बाद हम एब्लेजन भी कर सकते हैं, और लिवर मेट से थर्मल एब्लेशंस एंड पेशेंट सिलेक्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। इसके भी सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ठीक है। तो प्रिफर्ड फर्स्ट लाइन इज इमैटिनिब, देन प्रिफर्ड सेकंड लाइन सुनेटिनिब, थर्ड इज रेगोराफिनिब एंड फोर्थ इज रेप्रिटिनिब और एवराटिनिब। इसमें लाइफ लॉन्ग देनी है, जब तक पेशेंट टॉलरेट कर रहा है तब तक देनी है। जब प्रोग्रेशन होगा तो उस हिसाब से आपको इमैटिनिब से सुनेटिनिब, उसके बाद ही प्रोग्रेशन होगा तो रेगोराफिनिब, उसके बाद ही प्रोग्रेशन होगा तो रेप्रिटिनिब। अभी उसके अलावा कोई ड्रग नहीं आई है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये स्लाइड थोड़ी याद रख लो। तो सुनेटिनिब इस सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन रेगोराफिनिब है, इसका जो ट्रायल है ग्रिड ट्रायल है। फिर रेप्रिटिनिब रीसेंट अल्टरनेटिव है, इनका ट्रायल इंट्रिग्यू एंड इन्विक्टस ट्रायल है, एंड पैजोपेनिब का पैजोजिस ट्रायल है। तो इमैटिनिब 400 देंगे बाय माउथ, सुनेटिनिब 500 mg पर डे देंगे बाय माउथ फॉर द 4 वीक, रेगोराफिनिब 160 mg पर डे एंड रेप्रिटिनिब 150 mg पर डे, ठीक है। और एवराप्रिटिनिब का ट्रायल है नेविगेटर ट्रायल। नेविगेटर ने बोला कि एवराप्रिटिनिब दो 18842 म्यूटेशन में। डन, थैंक यू। चलो बाय, सी यू। Okay, bye bye. Thank you.